हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी की हमारी लाइन टू लाइन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे गेमिटोजेनेसिस के बारे में। वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन्स, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस को समझा, पढ़ा एंड बी स्पेसिफिक अबाउट ईच ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। क्योंकि जो भी नीट में ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जहाँ पे हर एक लाइन, हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी नीट में चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये चैप्टर आपको एज अ होल कंप्लीट पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों गेमिटोजेनेसिस के बारे में। अब हमें अच्छे से नॉलेज हो गई है कि ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं। नाउ अब हमें ये समझना है कि जो टेस्टिस है विच इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, जिसे कि मेल गोनाड भी कहते हैं, वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और जो ओवरी है दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, जिसको फीमेल गोनाड भी कहा जाता है, वहां पर ओवम का फॉर्मेशन कैसे होगा। यू नो, पूरे एनिमल किंगडम में मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं। इट इज अ फ्लैजिलेटेड सेल, मोटाइल सेल होती है, साइज बहुत छोटा होता है, नंबर बहुत ज्यादा बनता है। जबकि फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं या एग सेल भी कह देते हैं। साइज स्पर्म से बड़ा होता है, नंबर बहुत कम है इन कंपैरिजन टू स्पर्म। जैसे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि ह्यूमंस प्राइमेटा में आते हैं। प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हर मंथ में सिर्फ एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है, जबकि स्पर्म्स में तो हर दिन खूब सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम देखें एक एवरेज, तो मिलियन ऑफ स्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, oogenesis में, बट उसके लिए पहले आपको इन दोनों प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस टॉपिक में दैट इज गेमिटोजेनेसिस, गेमीट्स का जेनेसिस यानी फॉर्मेशन में आपको यही दोनों चीजें पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान है ना बच्चों कि ह्यूमन मतलब पूरे एनिमल किंगडम में तो हम मेल गैमीट को कह रहे हैं स्पर्म, फीमेल गैमीट को कह रहे हैं एग। लेकिन प्लांट किंगडम की अगर बात करें, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, बीच बीच में चीज़ें रिवाइज करने से भूलते नहीं हम चीज़ों को। प्लांट किंगडम में मेल गैमीट को स्पर्म नहीं कहते, मेल गैमीट को पॉलन भी नहीं कहते। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो मैंने आपको बताया था वहाँ एज सच मेल गैमीट का कोई नाम नहीं है। जो लोअर प्लांट्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वहाँ तो मेल गैमीट बायफ्लैजिलेटेड था, तो उसको एंथेरोजॉइड कहते हैं आप। लेकिन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में मेल गैमीट एक सिंगल सेल है जो पॉलन ग्रेन के अंदर बंद है ना। जबकि फीमेल गैमीट को प्लांट किंगडम में भी एग या ओवम ही कहते हैं। तो फीमेल गैमीट का नाम तो लगभग हर जगह सेम रहता है, बट मेल गैमीट वेरी करता है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ लिखा है बच्चों, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरी इन फीमेल प्रोड्यूस गेमीट दैट इज स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली, जिस प्रोसेस को कहते हैं गेमिटोजेनेसिस। अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर ओवम बन रहा है तो oogenesis। ठीक है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, आपको ध्यान है हमने टेस्टिस में पढ़ा था कि जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अंदर मैंने आपको सेल्स बताई थी स्पर्मेटोगोनिया, है ना। तो उन्हीं स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप हाईलाइट करना वो कौन सी सेल्स हैं जो स्पर्म्स बनाती हैं। दे आर मेल जर्म सेल्स, जो अभी इमेच्योर हैं, जिन्हें आप कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। इनमें अलग अलग तरह तरह के डिफरेंट चेंजेस होंगे, तब जाके फाइनली स्पर्म बनेगा। ऐसे नहीं कि स्पर्मेटोगोनिया ने सीधा मियोसिस कर लिया और स्पर्म बना दिया। इसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है वो हमें पढ़ना है, बट उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो कि अगर हम गेमिटोजेनेसिस में हमको दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis, तो दोनों टॉपिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है समझना। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम कह रहे हैं कि भाई स्पर्म बनेगा, बट ऑब्वियस यहाँ ओवम बनेगा। साइट भी हमको पता है इसका टेस्टिस है, इसका ओवरी है, बट मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है बच्चों वो प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होता है, जबकि एक फीमेल ओवरी में oogenesis का जो प्रोसेस शुरू होता है वो तब हो जाता है जब उस फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ, यानी कि फीटल स्टेज या एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ दैट फीमेल। ठीक है, तो दोनों का बिगिनिंग अलग अलग है।
एक और डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जैसे प्यूबर्टी पर स्पर्म बनने शुरू हुए तो एक बार का जो प्रोसेस है, जो भी फेजेस आएंगी स्पर्मेटोगोनिया में वो कंटिन्यूअसली आएंगी। ऐसा नहीं कि एक फेज रुक गई फिर कुछ दिनों बाद हो रही है, कुछ दिनों बाद हो रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि oogenesis में आप बीच बीच में कुछ पॉज पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ तक की स्टेज बनी, फिर बर्थ हो गया, चाइल्डहुड में कुछ भी नहीं हुआ ओवरी में, फिर जब प्यूबर्टी आई तो वो रुका हुआ डिवीजन रिज्यूम करेगा, फिर रुक जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फिर रिज्यूम करेगा। तो oogenesis में ना, oogenesis को बोलते हैं इट इज एन इंटरमिटेंट प्रोसेस, इसमें रुक रुक कर होती हैं सारी चीजें, जबकि यहाँ पर इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, एंड ये 3 मेजर डिफरेंस हैं जो आपको याद रखने हैं। और एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस की जो भी आपको बता चुकी हूँ कि मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन ओल्ड एज तक कंटिन्यू रहता है, जबकि फीमेल में oogenesis का प्रोसेस जनरली 45 to 50 ईयर्स की एज पर रुक जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाता है, जिसको कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो जो बच्चे बोर्ड्स की भी साथ साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया कि भाई व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। एंड अभी रिसेंटली नीट 2022 में आप देखना एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए थे और आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सी बात स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, oogenesis के लिए सही नहीं है। ओके, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। अब एक चीज समझना, पहले एक बार हम डायग्रामेटिकली इस चीज को देख लेते हैं। आपके बुक में ना यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है ना, दिस इज अ सेक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स अगेन, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल आपको दिखाई है तो उसमें इनर लाइनिंग पर जो सेल्स प्रेजेंट है बच्चों, इनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब समझना क्या होता है एक्चुअली में कि अगर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये स्पर्मेटोगोनिया है, तो स्पर्मेटोगोनिया ना सीधा मियोसिस नहीं करते भाई। आपको पता है मिलियन ऑफ स्पर्म्स बनाने हैं, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये एक तरीके की इमेच्योर सेल्स हैं जो पहले मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाती रहती हैं। ठीक है, तो दीज स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड इंक्रीज देयर नंबर, तो इनका नंबर बढ़ता रहेगा। तो कभी भी जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ेंगे तो उसमें एक फेज आती है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसका सिंपली मतलब है स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते रहते हैं। सेम ऐसा ही फीमेल में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। अब जब उसको एग्जैक्टली स्पर्म बनाना है तो जिस भी स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म बनाना है वो थोड़ा सा साइज में बच्चों बड़ी हो जाती है। मान लो इसमें से ये एक सेल है, इसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया, तो इस इंक्रीज सेल को, मतलब ये जो साइज में इंक्रीज हो गई है, थोड़ी सी बड़ी जो हो गई है सेल, कहाँ है, ये रहा दिस वन, इस सेल को कहते हैं बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, पहले जो सेल है नॉर्मली माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स हैं, उनको क्या कहेंगे आप, दीज आर द माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स। ये जस्ट माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ा रही हैं। स्पर्म बनाने के लिए तो मियोसिस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो 2n है, बट ऑब्वियस ह्यूमन बीइंग की सारी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं एक्सेप्ट गैमीट। पूरे ह्यूमन सेल पॉपुलेशन में सिर्फ स्पर्म और ओवम ही तो हैप्लॉइड सेल्स है ना, बाकी हमारी बॉडी में जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं सब 2n ही तो हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया भी 2n है, पर फिर भी ये माइटोसिस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अपना नंबर बढ़ा रही हैं। अब क्या होगा, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया उनमें से कुछ अपना साइज बढ़ा लेंगी और उसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये कब होगी, आफ्टर ग्रोथ। इसको आप ग्रोथ फेज कह सकते हो क्या, अभी हम इसका एक चार्ट भी बनाएंगे, पर पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ जो एनसीईआरटी में दिया है। तो जस्ट इसने ग्रोथ करके क्या किया, इसने ग्रोथ करके बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, सपोज मैं इसके अंदर लिख देती हूँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल स्टार्ट टू डू मियोसिस। मियोसिस आप अच्छे से पढ़ चुके हो सेल साइकिल चैप्टर में, इसकी 2 फेज होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो सबसे पहले ये मियोसिस 1 करके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। क्या ये दोनों हैप्लॉइड होंगी या डिप्लॉइड, पहले तो ये बताओ सोचकर। किस बच्चे को याद है कि मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में रिडक्शन होता है वो कब हो जाता है, फर्स्ट फेज के बाद या सेकेंड फेज के बाद? जिसने अच्छे से सेल साइकिल पढ़ा है उसको ध्यान आ गया होगा, इट अकर आफ्टर फर्स्ट फेज, फर्स्ट में ही रिडक्शन हो जाता है नंबर में। तो यहाँ पर अगर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n था, तो अब ये जो 2 सेल्स बनी हैं इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और इनकी प्लॉइडी होगी बच्चों n। ठीक है, यानी आपको इस डायग्राम में कहाँ दिखाई है इन्होंने, ये वाली जो सेल्स आपको दिख रही हैं, दीज आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये तो 2n थी, पर ये कैसी रह गई हैं, ये रह गई हैं हैप्लॉइड यानी कि n। कब कहेंगे आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आफ्टर मियोसिस 1।
आफ्टर मियोसिस 1, अभी मियोसिस पूरा तो नहीं हुआ ना, अभी इनको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दोनों डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाएंगी, चारों हैप्लॉइड होंगी। इन चारों सेल्स को क्या कहते हैं बच्चों, अभी भी स्पर्म नहीं बना, क्योंकि स्पर्म की खासियत है एक मोटाइल सेल होता है, इसके पास फ्लैजिला होना चाहिए, बट यहाँ तो कहीं फ्लैजिला है ही नहीं इन सेल्स में, तो अभी ये जो सेल बनी है ये एक नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल सेल है, स्फेरिकल सी जैसी नॉर्मली सेल होती है, तो इस सेल को कहेंगे बच्चों स्पर्मेटेड। तो स्पर्मेटेड भी हैप्लॉइड ही होगा, और कब बनेगा, आफ्टर मियोसिस सेकेंड। सिंपल सी बात है ना, आफ्टर मियोसिस सेकेंड क्या बन जाएगा, स्पर्मेटेड बन जाएगा। अब डिवीजन तो कंप्लीट हो गया, इसको और डिवाइड करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल बन चुकी है, लेकिन क्योंकि इसमें अभी तक फ्लैजिला नहीं बना, इसमें स्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आए हैं, तो अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, डिवीजन नहीं होगा, अब कुछ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और ये जो स्पर्मेटेड है, जो कि एक, जो इन्होंने यहाँ पर अभी उससे रिलेटेड एक चीज़ बताऊंगी, रुको, जो कि स्पर्मेटेड जो कि एक नॉन मोटाइल सेल है, ये अब फाइनली एक मोटाइल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है क्या। और जब ये एक मोटाइल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उस सेल को फाइनली कहेंगे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। डू रिमेंबर, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ एक ही बात है, यानी ये जो चारों सेल्स हैं, ये चारों सेल्स क्या करेंगी, एक इलोंगेटेड और फ्लैजिलेटेड सेल, अपनी अपनी सेल इलोंगेटेड और फ्लैजिलेटेड सेल में कन्वर्ट होगी, दैट इज कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। और इस स्टेप को क्या कहते हैं, अब ये जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ना, उसमें ये जो आखिरी स्टेप हुआ है बच्चों, ये जो लास्ट स्टेप हुआ है ना, जब स्पर्मेटेड सिर्फ क्या हो रहा है, क्या कहा मैंने यहाँ पर, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा, अब सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसको लिख लेना, कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत मिलता जुलता वर्ड है, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसमें जो लास्ट स्टेज है वहां पे बस स्पेलिंग में इतना सा फर्क है, मेटो की जगह मियो कर दिया, स्पर्मियोजेनेसिस। तो नीट में जब 4 ऑप्शंस आएंगे तो आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो एनसीईआरटी में तो यही 2 टर्म्स दी हैं बच्चों, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि इस लास्ट इवेंट को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं ना, तो ये सारे जो इवेंट्स हो रहे थे ना, इन ये सारे जब स्पर्मेटेड बना, इन सबको कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस, जस्ट सेल डिवीजन होकर एक के बाद एक दूसरे का बनना। समझ में आ गया, स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, समझ गए ना, कि भाई ये वाला पार्ट है स्पर्मेटोसाइटोसिस, ये पार्ट है स्पर्मियोजेनेसिस, और दोनों को मिलाकर कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब एनसीईआरटी से देखें, देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है एनसीईआरटी में, देखना कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बनाई, वो यहाँ पर मैंने एक चार्ट फॉर्म में बना दी है। आप लोग भी इस चार्ट को एक बार प्लीज़ अच्छे से खुद से बना लेना। देखो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है, उनकी माइटोटिकली डिवाइडिंग पॉपुलेशन दिखा दी है, जिसको हमने लिखा है मल्टीप्लाई, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रो करना शुरू करेंगी, ग्रोथ फेज, उसके बाद आप उसे बड़ी वाली को क्या कहोगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे ही मियोसिस 1 शुरू हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब मियोसिस 2 हो जाएगा तो स्पर्मेटेड, सीधा स्पर्म मत बना देना। फिर फाइनली एक एडिशनल फेज आएगी जिसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसे आप कहोगे स्पर्मियोजेनेसिस, जिससे बनेंगे मोटाइल स्पर्म्स, ठीक। तो एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। नाउ द स्पर्मेटोगोनिया, ओके, प्रेजेंट ऑन द, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, कहाँ होती हैं ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल पर होती हैं। दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिविजन्स लिखा है, एंड इंक्रीज इन नंबर, ये सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, 2n है बट ऑब्वियस वी नो, एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 46 क्रोमोसोम है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब इन्होंने मेंशन नहीं किया, इन्होंने लिखा है सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिख रही हैं तो इसको आप यहाँ पर लिख लो स्पर्मेटोगोनिया ग्रो एंड कॉल्ड, ग्रो इन साइज एंड कॉल्ड, इन्होंने अपना साइज बढ़ा लिया, एंड नाउ दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगी, पीरियोडिकली, बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी देर में मियोटिक डिविजन्स करेंगी, जिससे स्पर्म्स बनते रहें, ओके। सो दे डिवाइड पीरियोडिकली एंड अंडरगो मियोसिस,
अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अभी अभी हमने पढ़ा है ना, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, इसको बस आप चार्ट से भी पढ़ लोगे ना तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट किया, जो कि एक्चुअली में रिडक्शन डिवीजन है, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यस और नो? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक हैप्लॉइड सेल होती है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड थी, साइज में बड़ी थी, और स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइंग सेल्स थी, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइंग सेल्स थी। क्लियर? विच हैव, अब बट ऑब्वियस आपसे प्लॉइडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे या आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है प्लॉइडी कहाँ से चेंज हो रही है, आफ्टर मियोसिस 1। तो सबसे पहली हैप्लॉइड सेल कौन सी है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, which have only 23 chromosomes each, the secondary spermatocyte undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids। अब बन गए स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स टोटल कितने बनते हैं, 4। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी बनी थी, 2। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर कैलकुलेट करना हो आपको, तो जितनी भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं अगर वो डिवाइड कर रही हैं तो आपको उसके 4 गुना स्पर्म्स मिलेंगे। ठीक है, सो आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड, तो बता सकते हो ना आप, हैप्लॉइड सेल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, 23। ओके, अब आधा मत कर देना 23 का भी, ये तो पता है ना सबको, एन सेल कभी भी मियोसिस नहीं करती, एन से आधा क्या होगा, एन तो ऑलरेडी हैप्लॉइड कंटेंट है। ओके, the spermatids are now, highlight करो, very important point, the spermatids are transformed into sperm by the process called spermiogenesis। जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस पूरा होता है बच्चों, स्पर्म जो बन रहे हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो सर्टोली सेल से चिपक जाते हैं। यहाँ लिखा है क्या कि आफ्टर दिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में। यहाँ पे आप देखो डायग्राम में कि इन्होंने सर्टोली सेल्स दिखाई हैं क्या, इसमें इन वालों को लिखा है इन्होंने। सर्टोली सेल जनरली थोड़ी सी पिरामिडल शेप की होती हैं, ठीक है, ये जो सर्टोली सेल्स इन्होंने दिखाई हैं, दीज आर द पिरामिडल सेल्स, थोड़ी इलोंगेटेड होती हैं और पिरामिडल होती हैं। तो सर्टोली सेल से हमेशा स्पर्म्स जो हैं वो इस तरह अटैच रहते हैं कि स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल की तरफ रहे, जिससे न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में एक थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी टाइप है, ध्यान से देखना। इन्होंने ना इस डायग्राम में ये जो पीछे की तरफ सेल दिखाई है, जिसमें पहले एक ब्लू कलर का हेड दिखाया है, फिर एक थोड़ा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, वहीं से एक टेल जा रही है ना, इन सारे स्ट्रक्चर्स को स्पर्म लिखा है ना, स्पर्मेटोजोआ लिखा है ना। और इस वाले डायग्राम में भी फिर ये हेड, मिडिल पीस और टेल ये पूरा स्पर्म होना चाहिए, बट इसको इन्होंने स्पर्मेटिड भी लिख दिया। नो डाउट स्पर्मेटिड ही स्पर्म बनाएगा, बट यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए स्पर्मेटिड को अलग से लेबल करना चाहिए था। अब आई डोंट नो व्हाई कि इन्हीं सेल्स को उन्होंने स्पर्मेटोजोआ भी लेबल कर रखा है, और जब ये सेल अभी सर्टोली सेल से चिपकी हुई है तब उसको स्पर्मेटिड लेबल कर रखा है ना। अब ये गलती है या क्या, बट अगर नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पर, तो आपको तो यही लेबलिंग्स याद करके जानी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है ना। तो बाकी सारी लेबलिंग्स तो आपको इजीली दिख जाएंगी। जो पेरीफेरी पर सेल्स हैं वो स्पर्मेटोगोनिया, जो साइज में थोड़ी बड़ी हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उनके आगे जो सेल्स बन रही हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बट स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ की लेबलिंग ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। और ये वाली सेल्स हो गई सर्टोली सेल्स, क्लियर। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्पर्म आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, ये कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये सर्टोली सेल है, ठीक है, अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सर्टोली सेल है, तो स्पर्म्स जो हैं वो सर्टोली सेल से चिपके रहते हैं यूजिंग देयर हेड, ठीक है, क्लियर, एंड आर फाइनली रिलीज्ड। हाँ, अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, इस पर भी नीट 2022 या 2021 में क्वेश्चन आया बच्चों, जिस पर बहुत बवाल हुआ, बहुत इश्यूज़ हुए, बट एनटीए ने उस गलती को खैर माना भी नहीं। जैसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि जब कोई चीज़ मान लो एनसीईआरटी में गलत लिखी हुई है, मान लो है कुछ इक्की दुक्की ऐसी चीज़ें कहीं कहीं, तो अगर एनटीए ने क्वेश्चन पूछ लिया तो उस हाल में एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मानना चाहिए ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर एनसीईआरटी में स्पर्मिएशन की डेफिनेशन थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। नीट में जब ये क्वेश्चन आया तो एनटीए ने सही डेफिनेशन भी दी और ये गलत वाली भी दी, और सही किसको माना, जो एक्चुअल में सही है,
ये लॉजिक रखा गया कि भाई हमें क्या पता क्या सही है, एनसीईआरटी जो कह रही है हम तो उसे ही सही मानते हैं, तो उसी को सही मानो, बट उन्होंने उसको सही नहीं माना, जो एक्चुअल में सही था उसे सही माना। तो हमें भी इसकी डेफिनेशन सही कर लेनी चाहिए। तो एक करेक्शन है एनसीईआरटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लो। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है बच्चों स्पर्मिएशन की। क्या होता है स्पर्मिएशन, पहले समझ लेना। मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो स्पर्म्स बने हैं, जैसे ये बन जाते हैं, ये सर्टोली सेल से चिपक जाते हैं, ठीक है। और जब इनका नर सेल्स है ना, सर्टोली सेल इनको नरिश कर रही हैं, जब इनको सफिशिएंट नरिशमेंट मिल जाता है तो अब इनको आगे भी तो जाना है, अभी रेटेटेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, एपिडिडाइमिस तक पहुंचना है मैच्योर होने के लिए। तो थोड़ी देर बाद ये सर्टोली सेल्स को छोड़ देते हैं, दे रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल, और कहाँ आ जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेंटर में, जो ल्यूमेन है ना, ये इनसे अलग हो जाते हैं सर्टोली सेल से और ऐसे ल्यूमेन में आ जाते हैं। और फिर ऐसे आप सोचो ट्यूब है, उसके ल्यूमेन में आ गए तो उससे निकलकर आगे पाथवे में चले जाते हैं। तो जब ये रिलीज होते हैं किससे, सर्टोली सेल से, कहाँ, इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो उसको एक्चुअल में कहते हैं स्पर्मिएशन। उसको क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में, सभी मेडिकल की बुक्स में लिखा है, एंड दिस इज एक्चुअल स्पर्मिएशन, यही होता है ना। अब जरा एनसीईआरटी में पढ़ो क्या लिखा है। एनसीईआरटी में लिख दिया कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, ठीक बात है, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। गड़बड़ कर दी ना, ये कह रहे हैं फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो फ्रॉम का मतलब तो ग्रामेटिकली यही हुआ ना कि वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब निकल जाएंगे, दे आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। यानी ये यूं कहना चाह रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के कहाँ जाने चाहिए, रेटेटेस्टिस में, उसको स्पर्मिएशन कहेंगे, बट नहीं। स्पर्मिएशन की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था फ्रॉम द, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मिसिंग क्या है, यहाँ पर आप ऐसे एरो करके लिखो, मैं इधर लिख रही हूँ, क्या मिसिंग है, फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, स्पर्म कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, सर्टोली सेल से, इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतना सा वो कहता है ना कभी कभार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बस वो वाली चीज है। तो तब ये करेक्ट डेफिनेशन हुई। व्हाट इज स्पर्मिएशन, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को, स्पर्मिएशन क्या है। तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट को सही नहीं माना एनटीए ने, ये जो सही डेफिनेशन है उसी को सही माना था, आप चेक कर लेना पीवाईक्यूज में। ठीक है, बढ़े क्या आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस में ये मैंने आपको स्पर्मिएशन बता दिया। अच्छा, अब एनसीईआरटी में इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें इसका हार्मोनल कंट्रोल समझाया है तुमको कि ये पूरा प्रोसेस हार्मोनली कैसे कंट्रोल होता है। बट यहाँ पर मैंने क्या किया है बच्चों, थोड़ा सा जस्ट आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ सके, तो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा ना अभी स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस, तो इस स्पर्मियोजेनेसिस के लिए एक स्लाइड बनाई है यहाँ पे मैंने प्रिपेयर की है, आप समझना कि एक्चुअली में हम कह रहे हैं व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना, यही है स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना। तो जब स्पर्मेटिड स्पर्म में बदलता है ना, तो क्या चेंजेस होते हैं उसमें, तो वो जो चेंजेस हैं उसमें देखना बेसिकली होता क्या है भाई, हम कह रहे हैं स्पर्मेटिड भी एक सेल है, स्फेरिकल सेल है, नॉन मोटाइल सेल है, और स्पर्म भी एक सेल है, बस स्पर्म थोड़ी इलोंगेटेड है और मोटाइल है। तो कैसे बदली ये नॉन मोटाइल सेल मोटाइल सेल में, समझना बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, उससे तुम्हें स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा जो एनसीईआरटी में है कि भाई किसी भी सेल में चारों तरफ कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो स्पर्म के भी चारों तरफ जो कवरिंग है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है, ये हैप्लॉइड सेल है तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है विद 23 क्रोमोसोम। तो जो स्पर्म, ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पर पहली बात तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, तो ये न्यूक्लियस यहाँ पर एकदम टिप पर आकर इकट्ठा हो गया, मतलब प्रेजेंट है, टिप पर प्रेजेंट है, हेड में प्रेजेंट है, और जहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसी पार्ट को कहते हैं स्पर्म का हेड। ठीक है, न्यूक्लियस के पास जो गोल्जी बॉडी होती है जिनमें तरह तरह के प्रोटीन्स होते हैं, हम पढ़ते हो ना आप सेल चैप्टर याद है कि ईआर का काम है प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाना, वो मॉडिफाई कहाँ होते हैं, जीबी में, तो जीबी में तरह तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं। तो स्पर्म में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, वो हेड पे टिप पर, मतलब न्यूक्लियस के भी आगे एक आपको कैप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मैंने लेबल किया है एक्रोसोम,
इसमें होते हैं। तो ये एक्रोसोम कैसे बना, ये जो गोल्जी बॉडी थी ना, यही मॉडिफाई हो गई एक ट्रायंगुलर से बैग में, जिसको आपने कह दिया एक्रोसोम। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो सेंट्रियोल होता है, स्पर्म सेल है तो सेंट्रियोल का पेयर तो होगा ही इसके पास, वो सेंट्रियोल जस्ट न्यूक्लियस के नीचे आकर सेट हो गया। दोनों सेंट्रियोल हैं, एक को कहेंगे प्रॉक्सिमल, दूसरे को कहेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, फिर क्या हुआ, जितने भी इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया थे, जिनकी स्पर्म्स को आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, जब स्पर्म्स विग्रसली मूव करेंगे तो उनको खूब सारी एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया से। तो सारे माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों यहाँ पर इसमें एक सेंट्रल पार्ट में स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और इस सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म में हेड बन गया, नेक बन गई सेंट्रियोल से, मिडिल पीस बन गया माइटोकॉन्ड्रिया से। ये सारी चेंजेस समझ में आए आपको। बाकी जो भी ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्म है छोटे छोटे, वो सब पेरीफेरी पर प्रेजेंट हैं। अब सबसे मेजर चेंज क्या करना है, स्पर्मेटिड में टेल बनानी है। टेल हम पढ़ते हैं मोटाइल सेल चैप्टर में फ्लैजिला। आपको याद है फ्लैजिला में हम पढ़ते थे कि फ्लैजिल, जैसे मान लो ये कोई सेल है तो बेसल बॉडी, फिर हुक, और फिर उससे निकला रहता है लंबा सा फिलामेंट, है ना। तो हमने पढ़ा था कि भाई ये जो फिलामेंट होता है लंबा सा, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है 9+2, पढ़ा था। हुक में भी वही होता है, लेकिन जो बेसल बॉडी होती है उसमें ये अरेंजमेंट होता है 9+0, जो कि सेंट्रियोल को बताता है, पढ़ा था ना। तो देखो वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि ये जो दो सेंट्रियोल है ना, उनमें से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की इंपॉर्टेंस तो हम बाद में पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट आपको पता होनी चाहिए। बट ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना, यही एक्चुअली में बेसल बॉडी की तरह एक्ट करेगा। ये डिस्टल सेंट्रियोल है वो समझ लो बेसल बॉडी है, और उसी से एक लंबा सा फिलामेंट निकलेगा 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। और ये जो लंबा सा फिलामेंट जा रहा है, क्या यही फ्लैजिला है? बिल्कुल। फ्लैजिला में क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर 9+2 का अरेंजमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये रही बाहर येलो कलर वाली, और ये जो अंदर आपको लंबा सा फिलामेंट दिख रहा है, इस फिलामेंट को कहते हैं बच्चों एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अगर किसी को अच्छे से सेल चैप्टर पढ़ा है तो उस बच्चे को याद होगा कि जब हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो हमने कहा था चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और 9+2 का अरेंजमेंट में जो हमने बनाई थी ना कि बाहर तो 9 के ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स थे कि डबलेट थे? बताओ फटाफट सोच के। ट्रिपलेट जो चारों तरफ होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ना, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे थे, और सेंटर में क्या था? सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग अलग थी, इसी को तो 9+2 कहा था आपने। तो इस सेंट्रल पार्ट को पूरे को एक्सोनीम कहा था क्या हमने? एक्सोनीम, देखना आप नहीं याद है तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर खोल के देखना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ बच्चों, यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं थे, सॉरी, यहाँ पर डबलेट थे, इंटर डबलेट ब्रिज बनाए थे फिर हमने। ट्रिपलेट तो सेंट्रियोल में था। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों एक्सोनीम। क्या कहते हैं? एक्सोनीम, द कोर ऑफ फ्लैजिला और सीलिया। तो बस वही वर्ड यहाँ पर भी यूज कर देते हैं। तो ये जो फिलामेंट जा रहा है ये कहलाता है एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट, और इसी की वजह से सेल में क्या आ जाती है? मोटिलिटी। ठीक है, इस फिलामेंट के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बस लास्ट का पार्ट थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर निकला रहता है। ठीक है, तो इस तरह स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन होता है, एंड इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये काफ़ी टाइम लेता है, तब जाके स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इससे आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि कैसे एक नॉन मोटाइल सेल एक मोटाइल सेल में कन्वर्ट हुई। ठीक, तो अब इसके बाद हम साथ साथ में एक बार पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, फिर हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे हुआ इस प्रोसेस का। ओके, तो लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बट ऑब्वियस। अच्छा, आपको ध्यान है सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे मैंने आपको कहा था ना, जो सेकंड चैप्टर था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके साथ तुम 11th के कौन से चैप्टर रिवाइज कर लो? प्लांट किंगडम रिवाइज कर लो, और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी रिवाइज कर लो। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ तुम समझ गए होंगे क्या रिवाइज करना है। सेल चैप्टर रिवाइज करना है, और हो सके तो लगे हाथों एनिमल किंगडम रिवाइज कर डालो। सेल चैप्टर मतलब सेल और सेल साइकिल दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे साथ साथ में लिंक करके चीज़ें करते जाओगे तो फटाफट हो जाएंगी।
हाँ, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था क्या कि सेल चैप्टर में कि ह्यूमन बींग्स की स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, लार्जेस्ट सेल ओवम। अगर किसी, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर स्पर्म ऑप्शन में नहीं है तो आप आरबीसीज भी चूज कर सकते हो, बट अदरवाइज स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म बहुत छोटी सेल है, चाहे उसके पास एक लंबा सा टेल है, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या होता है स्पर्म में? 4 चीज़ें, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, चारों तरफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। स्पर्म के हेड में क्या होता है? हमेशा ध्यान रखनी है 2 चीज़ें, कैसा न्यूक्लियस है स्पर्म का? इलोंगेटेड है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एंड एंटीरियर पोर्शन पर न्यूक्लियस के आगे की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर क्या भरे हुए हैं बच्चों? इट इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जब स्पर्म्स ओवम के पास पहुंच जाएंगे तो ओवम के चारों तरफ ना कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, उनको भेदने के लिए, उनको पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म को कुछ एंजाइम्स रिलीज करने पड़ेंगे। उन्हीं एंजाइम्स को कहते हैं बच्चों स्पर्म लाइसेंस। स्पर्म लाइसेंस यानी स्पर्म का लाइसिस करने वाले एंजाइम नहीं, ओवम की वॉल का लाइसिस करने वाले एंजाइम जो स्पर्म के हेड के एक्रोसोम में प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? ये तो हुई बात हेड की। अब अगर हम मिडिल पीस की बात करें, नेक के बारे में यहाँ थ्योरी में लिखा नहीं है, मिडिल पीस की बात करें तो मिडिल पीस में मैंने तुमको कहा न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जिनका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। बहुत आता है ये क्वेश्चन, जिनका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। किसके लिए? देखो ध्यान रखना, जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का तब भी एनर्जी चाहिए होती है, जब स्पर्म के न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा होता है, और जब स्पर्म को मूव करके जाना है तब भी एनर्जी चाहिए। तो स्पर्म के जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो अपनी एनर्जी मैक्सिमम कब खर्च कर देते हैं? जब स्पर्म को मूव करके जाना है, क्योंकि जब स्पर्म ओवम के अंदर पहुंच जाएगा ना बच्चों, तो आप देखोगे स्पर्म के पास बिल्कुल ना के बराबर माइटोकॉन्ड्रिया बचेंगे, और जो थोड़े बहुत बचेंगे वो भी लेटर ऑन डीजनरेट हो जाएंगे। तो आपको पता है, मैं बताऊंगी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोबारा, एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखना कि जब जाइगोट बनता है ना, तो जाइगोट के पास एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना एक जाइगोट में, वो सारे ओवम के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया उस टाइम तक बचते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब हमारी बॉडी की हर सेल जाइगोट से ही बनी है ना, तो जाइगोट में किसके माइटोकॉन्ड्रिया? ओवम यानी मदर के। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कौन सा इनहेरिटेंस शो कर रहा है बच्चों? मैटरनल इनहेरिटेंस। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैं वो हमें फादर मदर दोनों से नहीं मिले, वो हमेशा मदर से मिले हैं, ठीक है। ये जेनेटिक्स में एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट पहले बहुत पूछते थे ये क्वेश्चन। अभी भी आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इट शोज मैटरनल इनहेरिटेंस। फर्टिलाइजेशन में लिखवा दूंगी ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एट द टाइम ऑफ फ्यूजन नहीं बचने वाले, ये फ्यूजन की तैयारी करने में ही खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका काम क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। एनर्जी फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्पर्म मोटिलिटी ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर स्पर्म तेजी से मूव करके ओवम तक फटाफट नहीं पहुंचे तो आपको पता है क्या होगा? टाइम से पहले ही स्पर्म विल डाई या ओवम विल डाई, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स में फ़र्क है, बस यही तो करता है एनटीए, आपको कुछ बाहर से नहीं पूछता, कुछ टिपिकल नहीं पूछता, वही चीज़ें पूछता है जो लिखा है, बस उनके शब्दों को इधर से उधर घुमा देता है। तो एकदम जिसकी तीखी पारखी नज़र है ना, यहाँ पे नीट में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग अप्लाई नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी कैसे भी करके पूछ लेंगे। आपको प्रिसीजन आना चाहिए, आप प्रिसाइजनेस बढ़ाना चाहते हैं वो आपकी, कि जितना आप प्रिसाइज होंगे चीज़ों में, बारीकी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, उतना ही शायद आगे जाकर आप मेडिकल में अच्छे से चीज़ों को डायग्नोस कर पाएंगे, जो मेडिकल फील्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे हेड और मिडिल पीस के बारे में दिया है, ठीक है। टेल बस नाम लिखा है, एग्जैक्टली टेल में है क्या मैंने आपको बताया, बस वो एक्सियल फिलामेंट है और साइटोप्लाज्म है, ओके। तो एक बार हम इस चीज़ को डायग्राम में देखें बच्चों ज़रा। तो स्पर्म के डायग्राम में 4 मेजर पार्ट्स हैं। हेड, ये जो छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नेक। नेक के बाद ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज मिडिल पीस, और मिडिल पीस के बाद जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज
दैट इज टेल. डू रिमेंबर टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म. क्वेश्चन आया हुआ है. टेल इज द, यहीं पे लिख लेना. ये जो भी चीज़ें मैं लिखती हूँ ना डायग्राम में, ये आप लोगों के लिए लिखती हूँ. ऐसा नहीं कि आप बस देख के मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. आपको भी ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में लिखनी है, क्योंकि रिवीजन तो एनसीईआरटी से ही करना है. नोट्स में कितना भी लिखा हुआ हो आपके, नोट्स तो आप अपनी समझ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बना रहे हो. जब किसी चीज़ को जब तक लिखते नहीं है ना, तो वो दिमाग में अच्छे से बैठती नहीं है. सिर्फ पढ़ने से नहीं बैठती, इसलिए नोट्स बनाना ज़रूरी है. कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने के लिए ज़रूरी है. कभी एनसीईआरटी से कोई शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, भूल गए उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, तो रेफर करने के लिए नोट्स ज़रूरी हैं. लेकिन जब आप नीट के लिए रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट के पहले एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, नीट के एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाओगे, तब इन नोट्स से मत पढ़ना बच्चों. तब आप एनसीईआरटी से ही पढ़ के जाना, वहीं से सीधा क्वेश्चंस आते हैं. तो जो भी चीज़ें मैं आपको कहती हूँ एनसीईआरटी में ऐड कर लो, उन्हें किया करो. ठीक है. तो स्पर्म के 4 पार्ट्स हो गए. क्या हेड में क्या क्या है? हेड में 2 चीज़ें हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस. नेक में क्या है? यहाँ पर लिख लो, पेयर ऑफ सेंट्रियोल है. नेक में क्या है? पेयर ऑफ सेंट्रियोल है. मिडिल पीस में क्या है? खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया. आपको दिखाया भी है, देखो यहाँ पर लिखा नहीं है, बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इनके लिए एक पॉइंट लिखना, दे आर अरेंज्ड इन अ स्पाइरल शीथ. अरेंज्ड इन अ स्पाइरल शीथ. और अगर आप पुराने ईयर्स के PYQs देखोगे तो वहाँ इस स्पाइरल शीथ का नाम भी है, बेस्ड ऑन साइंटिस्ट. इसको कहते हैं निबेनकर्न्स शीथ. क्या कहते हैं बच्चों इसको? निबेनकर्न्स शीथ. ठीक है. एनसीईआरटी में नहीं है तो चांसेस कम है पूछने के. एंड देन यहीं पर सेंट्रियोल से जो सेंटर में आपको धागा जाता हुआ दिख रहा है, इसको लेबल कर दो. दिस इज व्हाट, यहीं से शुरू हो गया ये धागा सेंटर में. ठीक है. दिस इज एक्सियल फिलामेंट. एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीम, विच इज कोर ऑफ फ्लैजिला. विच इज कोर ऑफ फ्लैजिला, जो कि शुरू हो गया है मिडिल पीस से. इट एक्सटेंड डाउन टिल द टेल, बल्कि टेल से भी बाहर की तरफ निकला हुआ है. और हेड से लेकर टेल तक चारों तरफ ये जो आपको ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. और एक बात ध्यान रखना कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म कहाँ गया? इस पूरे में चारों तरफ जो थोड़ी थोड़ी जगह बच रही है ना, पेरिफेरली साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है. चाहो तो लिख सकते हो, साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल. हेड से लेकर टेल तक पूरे में साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल. ठीक है. जनरली यहीं तक, बस यहीं तक साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, उसके बाद वाले पार्ट में नहीं होता. ओके. एक छोटी सी एडिशनल चीज़ और बता रही हूँ मैं तुम्हें. जब हमने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने तुमको बताया था क्या, कि पॉलन सही जगह पर पहुँचे या नहीं, उसके लिए स्टिग्मा चेक करती है पहले पॉलन्स को. तो दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होती है. कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसके थ्रू वो मैच करते हैं कोड. तो एनिमल किंगडम में भी हर जगह तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता. बहुत सारे एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है, जैसे कि फ्रॉग. तो नॉट ओनली फ्रॉग, पूरे एनिमल किंगडम में नेचर ने जब भी स्पर्म और ओवम कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो पहले वो भी एक दूसरे को पहचानते हैं कि हम सेम स्पीशीज़ के हैं या नहीं. या मान लो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो उस केस में स्पीशीज़ तो वेरी नहीं करेगी, लेकिन उस केस में क्या पता ओवम को कोई और फॉरेन बॉडी तो नहीं पेनिट्रेट कर रही है. तो वो ये इंश्योर करना चाहता है ओवम कि ये स्पर्म ही है ना, से मेरी स्पीशीज़ का स्पर्म है ना. तो उसके लिए नेचर ने बच्चों यहाँ पर भी कंपैटिबिलिटी रिएक्शन रखी है, जो हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे. तो स्पर्म के यहाँ हेड पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. उन प्रोटीन्स को कहते हैं बच्चों एंटी फर्टिलाइजेंस प्रोटीन. एंटी फर्टिलाइजन प्रोटीन्स. और ये जो एंटी फर्टिलाइजन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इधर हेड के इधर प्रेजेंट हैं. ये उस समय थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएंगी. और जो ओवम होगा ना, तो जब आप ओवम में एक लेयर पढ़ोगे बच्चों, जोना पेल्यूसिडा, जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा इस लेयर के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है. इस जोना पेल्यूसिडा पे भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे. उन प्रोटीन्स का नाम होता है फर्टिलाइजेंस. ठीक है. तो अगर ये सेम स्पीशीज के हैं तो फर्टिलाइजेंस और एंटी फर्टिलाइजेंस मैच कर जाते हैं, और ओवम इसको अलाउ कर देता है आगे बढ़ने के लिए, स्पर्म को और अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है. ठीक है. तो कई बार क्या होता है, नीट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एंटी फर्टिलाइजेंस कहाँ है और फर्टिलाइजेंस कहाँ है. तो बहुत आसान है याद रखना, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल में. तो फर्टिलाइजेंस कहाँ है? फीमेल गैमीट पे. और उसका ऑपोजिट कहाँ है? मेल गैमीट पे. ठीक है. बट ये फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए नहीं बना, ये फर्टिलाइजेशन के कोड को कंपैटिबल बनाने के लिए बना है. ठीक है.
क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। यहाँ पर मैंने ना एक स्लाइड बना दी है जिसमें स्पर्म की सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली लाइन से एक्सप्लेन भी कर दिया है, उनके लेबलिंग करके उनके बारे में लिख दिया है। तो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो अभी मतलब नीट 2024 देने वाले हैं, उनको इतनी डिटेल चीज़ें दोबारा नहीं बनानी, बट हाँ जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं, 2025 देंगे, वो इस तरह की चीज़ों को खुद से अपने नोट्स में, डिटेल्ड नोट्स में बना सकते हैं। नोट्स ऐप पर अवेलेबल है ही, ठीक है? क्लियर? ओके, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको कैसे हार्मोनली कंट्रोल किया गया। देखना क्या लिखा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन रह गई बच्चों, एक लाइन और लिखी है यहाँ पर, देखना कि द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट, ये जब स्पर्म्स बनते जाते हैं ना तो इनको बाहर निकालना भी तो है, उसको हम इजैक्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एवरेज वॉल्यूम बताया है कि जनरली 1 टाइम के इजैक्यूलेट में लगभग 2 ml से 3 ml सीमेन होता है। यहाँ पर आप लिख लेना, जो 1 टाइम के इजैक्यूलेट में सिर्फ 2 ml, कितना कम अमाउंट है, इतना सा सीमेन प्रेजेंट होता है बच्चों। बट इस 2 to 3 ml सीमेन में स्पर्म्स का नंबर पता है कितना होता है? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। समझ गए आप? 200 to 300 नहीं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर इजैक्यूलेटेड ड्यूरिंग अ कोइटस ऑफ विच। तो अब लेकिन ये जो इतना हाई नंबर है उसमें ऐसा नहीं है कि सारे स्पर्म्स आर हेल्दी, सब विग्रस मोटाइल हैं, सबका नॉर्मल शेप एंड साइज बना है। जब कोई काम को हम बहुत सारा एक साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां तो रह ही जाती हैं। तो इसलिए जब स्पर्म फॉर्मेशन इतना हाई नंबर में एक साथ होता है तो हर स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं रखता, हर स्पर्म में इतनी विग्रस मोटिलिटी नहीं होती कि वो टाइमली ओवम तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन बताया है, एक रेफरेंस, एक पैरामीटर बताया है कि एक ह्यूमन मेल को फर्टाइल कब माना जाता है, जब उसमें एटलीस्ट इससे ज़्यादा तो हो ही सकता है, बट एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। इस पूरी लाइन को आप हाईलाइट कर देना, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, एटलीस्ट 60%, इसका 60% स्पर्म्स में नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, एंड इन नॉर्मल शेप एंड साइज वालों में से भी एटलीस्ट 40% में विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, तब जाके सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म्स ओवम तक पहुंच पाते हैं। ओवम तो एक ही है, स्पर्म्स इतने सारे आए हैं और उनमें से कोई एक स्पर्म जाकर रेस को जीतता है, यानी ओवम को फर्टिलाइज करता है। यानी आप सोचो इतना हाई नंबर होते हुए भी आप इसका 60% और उसका 40% निकालोगे तो अच्छा खासा नंबर आएगा, पर इतना बड़ा नंबर ज़रूरी है ओवम तक सक्सेसफुली पहुंचने के लिए एक स्पर्म को। अगर इससे कम जिन मेल्स में होता है उनमें जनरली फर्टिलिटी रेट कम होती है, यूँ कह लो उनको इनफर्टाइल ही माना जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। ओके, समझ में आ गया क्या आप लोगों को? सो नाउ कमिंग ऑन द जो एक पैराग्राफ हमारा रह गया, हार्मोनल कंट्रोल, कि ये जो पूरा प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसका कंट्रोल कैसे कर रही है, बॉडी इसको रेगुलेट कैसे कर रही है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया था प्यूबर्टी पर। अच्छा, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब टेस्टिस पहले से प्रेजेंट है, स्क्रॉटम में ही है, तो प्यूबर्टी पे क्यों शुरू हो रहा है ये प्रोसेस? पहले ही शुरू हो जाता, क्योंकि बच्चों आप पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम में कि टेस्टिस पर FSH-LH एक्ट करेंगे जो कि गोनाडोट्रोफिन्स हैं, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कब निकलेंगे? जब हाइपोथैलेमस GnRH को भेजेगा। जो भूल गए हैं, बिल्कुल साफ हो गया लग रहा है दिमाग से कुछ बच्चों के, है ना? ध्यान है, मैंने बताया था, देखो मैंने इसलिए यहाँ पे चार्ट भी बना के रखा है कि सबसे पहले प्यूबर्टी के टाइम पर ये सब कब स्टार्ट होता है, क्योंकि प्यूबर्टी पर क्या होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट जो है, एंडोक्राइन भी है, वो GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एडिनोहाइपोफाइसिस। वहाँ से निकलते हैं गोनाडोट्रोफिन जो कि 2 तरह के हैं, FSH और LH। तो जब FSH LH की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगी तभी तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगा। तो इसलिए ये कब शुरू होता है प्रोसेस? प्यूबर्टी पर। क्या करते हैं दोनों हार्मोन्स? बी स्पेसिफिक। FSH के रिसेप्टर्स हैं बच्चों सर्टोली सेल्स पर, तो पूरे टेस्टिस में ये कहाँ एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स पर। LH के रिसेप्टर्स बैठे हैं लीडिक सेल्स पर। अब भूल तो नहीं गए सर्टोली क्या था और लीडिक क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो पिरामिडल सेल्स थी वो थी सर्टोली, जो नर्व सेल्स हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू में, इंटरस्टिशियल टिश्यू में जो छोटी छोटी सेल्स थी वो थी लीडिक सेल्स, जिनका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। तो हार्मोन का नाम ही ये है। LH वर्ड फीमेल में यूज करना चाहिए क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल में हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे।
ICSH मेल में इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि इसका नाम ही देख लो, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ICSH किस पर एक्ट करेगा, लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पर। और आपको पता है लीडिक सेल इज अ सोर्स ऑफ, लीडिक सेल से कौन सा हार्मोन बनता है बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन यानी कि एंड्रोजन्स, ठीक है। और ये एंड्रोजन्स ही स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो एक तरह से जब तक ये हार्मोन ब्लड में नहीं है तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल ही नहीं है, तब तक टेस्टोस्टेरॉन भी नहीं आएगा, इसलिए ये प्रोसेस प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, ठीक है। देन ये जो सर्टोली सेल्स है ना बच्चों, जिन पर FSH एक्ट कर रहा है, ये क्या करती हैं इस प्रोसेस में। NCERT में अगर आप पढ़ोगे ना तो एक लाइन लिखी है, देखना सर्टोली सेल्स के लिए, एक बार ये हमारा रह गया था, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी, व्हाई, क्वेश्चन आ जाएगा, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ, पहले गोनेडोट्रोफिन नहीं बनेंगे, उनसे भी पहले कौन बनेगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बनेगा, ठीक है। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड and stimulate secretion of two gonadotrophins, that is LH and ICSH. LH is luteinizing hormone, इसका दूसरा नाम लिख लो ICSH, एंड दूसरा हार्मोन बनेगा, सॉरी मैंने ICSH बोल दिया शायद पहले, FSH, फॉलिकल, मतलब LH एंड FSH दो अलग अलग हार्मोन हैं, जिनमें से LH का दूसरा नाम है ICSH। रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, लीडिक सेल्स का ही दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो LH है ना, उसने तो क्या किया, उसके रिसेप्टर है लीडिक सेल्स पर, उसने उन्हें स्टिमुलेट करा, कहा भाई टेस्टोस्टेरॉन बनाना शुरू करो, स्पर्म प्रोडक्शन का टाइम आ गया है, तो वो टेस्टोस्टेरॉन यानी एंड्रोजन्स बनाएंगी। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहेगा, और एक बार ये प्रोसेस प्यूबर्टी पे शुरू होकर ओल्ड एज तक चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ प्यूबर्टी पर ही हो रहा है, ठीक है। एंड एंड्रोजन्स जो बन रहे हैं टेस्टोस्टेरॉन, वो एक्चुअली में स्टिमुलेट करेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पेसिफिकली याद रखना है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, इसीलिए चार्ट बनाया है मैंने कि LH ने बनाया, मतलब LH ने स्टिमुलेट किया लीडिक सेल को, लीडिक सेल से बना टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन कंट्रोल एंड स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। डायरेक्टली नहीं कर सकता ये LH, ठीक है। प्लस साथ में क्या हुआ कि FSH ने क्या किया, देखना, FSH के रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों सर्टोली सेल्स पर, इट एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स, नाम नहीं लिखा, लिख दिया, सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिकली स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटेड से स्पर्म कन्वर्ट हो रहा था ना, उस प्रोसेस में एक्चुअल रोल किसका है, सर्टोली सेल से बनने वाले कुछ फैक्टर्स का। वो फैक्टर्स की डिटेल में हमें नहीं जाना क्योंकि यहाँ लिखा भी नहीं है, पर ये ध्यान रखना है कि सर्टोली सेल्स क्या कर रही हैं, स्पर्मियोजेनेसिस को कंट्रोल कर रही हैं एक तो, ठीक है। स्पर्म बनते गए, उनसे चिपकते जा रहे हैं, नरिशमेंट लेते जा रहे हैं। तो तुम सोचो अगर ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ज़रूरत से ज़्यादा स्पर्म बन जाएंगे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्पर्म बन गए तो वो सर्टोली सेल्स के चिपक कर न्यूट्रिशन लेंगे, जगह ही नहीं बचेगी। एक तरह से सर्टोली सेल नर्व सेल्स पर लोड बढ़ रहा है ना, तो जैसे जैसे ये लोड बढ़ने लगता है, सर्टोली सेल एक और हार्मोन बनाती है जिसका नाम है इनहिबिन। मैंने शुरू में लिखवाया था, तुमको बताया था कि फंक्शन बताऊंगी बाद में। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन जो है ना बच्चों, ये कहीं देखो, अब कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है, बट तुम देखना PYQs में इनहिबिन पर क्वेश्चंस आए हैं, ओके। तो कुछ चीज़ें मैंने कहा ना इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़नी, क्लियर। ये इनहिबिन नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ को रोकेगा, तो ये सर्टोली सेल्स का सिग्नल होता है एक तरह का, ब्लड में आएगा क्योंकि हार्मोन है, और ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों पर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, दोनों को नेगेटिव सिग्नल देता है कि भैया इन हार्मोन्स को कम कर दो। क्यों कम कर दो, अगर ये कम हुआ तो ये भी कम होंगे, ये दोनों कम हुए तो ये भी कम होगा, और ये कम हुआ तो कुछ समय के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, कंट्रोल रहेगा। अभी और स्पर्म नहीं बनेंगे जब तक कि ये स्पर्म स्पर्मिएशन और फिर आगे ना निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए ये इनहिबिन हार्मोन बनना ज़रूरी है। तो नेगेटिव फीडबैक कौन कर रहा है सिस्टम का, एक तो इनहिबिन, प्लस ध्यान रखना जब लगातार टेस्टोस्टेरॉन बनता जा रहा है और इसकी ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ज़्यादातर हार्मोन्स का ना नेगेटिव फीडबैक भी चलता रहता है कि जब किसी हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो वो एक सिग्नल होता है इन मास्टर ग्लैंड और उसके मास्टर के लिए कि भैया अब थोड़ी देर हमारे स्टिमुलेटरी हार्मोन्स को मत भेजो, ऑलरेडी हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, जैसे थायरॉक्सिन में हमने पढ़ा था।
तो इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन ऑल्सो हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन दीज ग्लैंड। तो टेस्टोस्टेरॉन खुद अपने मास्टर ग्लैंड और मास्टर को कह रहा है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, कब? जब इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो भी इस सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है ना। जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या सर्टोली सेल्स पे स्पर्म्स का लोड घट जाएगा, ये इन्हिबिन बनाना बंद कर देंगी। टेस्टोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो ये नेगेटिव इफेक्ट खत्म, इन्हिबिन कम हुआ तो ये भी नेगेटिव इफेक्ट खत्म। अपने आप हाइपोथैलेमस फिर जीएनआरएच बनाएगा, फिर पिट्यूटरी को सिग्नल जाएगा, फिर गोनाडोट्रोफिन्स बनेंगे, फिर ये साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप ही बॉडी में ये साइकिल रेगुलेट होता रहता है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। क्लियर? तो बस यही चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी है, बट इसको आप चार्ट की फॉर्म में बनाओगे तो ही रिवाइज कर पाओगे। पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक है स्पेशली गेमेटोजेनेसिस का, इसमें आप सिर्फ चार्ट्स बनाओगे तो ही आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देन बच्चों यहाँ पर है ना, लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट में, स्पर्मेटोजेनेसिस के लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ और दिया है। इसमें क्या लिखा है हम देख लेते हैं। Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts। जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी रिलीज हो गए हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद वो कहाँ आते हैं बताओ? एसेसरी डक्ट का फर्स्ट पार्ट था रेटेटेस्टिस, वहाँ से वासा एफेरेंशिया, वहाँ से एपिडिडाइमिस और वहाँ से वास डेफरेंस में जाएंगे। यस और नो? तो अब यहाँ पर लिखा है कि इस पूरे पाथवे में जनरली एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कुछ फ्लूइड सिक्रीट होते रहते हैं। मेन फ्लूइड्स तो ग्लैंड्स बनाएंगी, बट एपिडिडाइमिस में, वास डेफरेंस में भी तो म्यूकस सेल्स हैं, कोबलेट सेल्स हैं, वो लगातार म्यूकस बना रही हैं जिससे स्पर्म खुद की एनर्जी खर्च ना करें। जैसे जैसे म्यूकस आगे बढ़े वैसे वैसे स्पर्म्स भी आगे बढ़ते जाएं। तो सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस एंड लेटर ऑन सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर वेरी एसेंशियल फॉर, किसके लिए? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ध्यान है आपको, एपिडिडाइमिस में मैचुरेशन होता है, एज वेल एज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। तो जस्ट एक स्टेटमेंट है, बट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता ऐसी चीज़ों पे। कौन कौन से सिक्रीशंस? एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। नीट में क्वेश्चन आएगा, तुमको लगेगा यार ये दोनों कहाँ से आ गए, इनमें तो कोई सिक्रीशन ही नहीं होना चाहिए, कोई ग्लैंड थोड़ी ना है। बट पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सिक्रीशंस हैं बिकॉज ऑफ द म्यूकस सेल्स, ठीक है। और ये सिक्रीशंस क्यों ज़रूरी हैं? They are essential for maturation and motility of sperms. Clear? The seminal plasma along with the sperms, seminal plasma मतलब सीमेन का जो पार्ट है, along with the sperm is constitute the form semen. ठीक है, तो सीमेन एग्जैक्टली एनसीईआरटी में पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है व्हाट इज सीमेन, मैंने लिखवा दिया था, सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस ऑल द फ्लूइड्स, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मेल, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट लाइन, वैसे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाते वक्त मैंने तुमको बताया था टेस्टोस्टेरॉन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन करता है बट टेस्टोस्टेरॉन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का भी ख्याल यही रखता है। तो यहाँ क्या लिखा है? द फंक्शंस ऑफ एसेसरी डक्ट, ये जो सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं एंड जिनके अलावा जो ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर, बल्बो यूरिथ्रल, इज मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स और एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन के दो फंक्शंस आपने पढ़े यहाँ पर, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, प्लस साथ में क्या करता है, प्लस साथ में जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको भी यही, उनके फंक्शंस को भी यही हार्मोन मेंटेन करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम लोग oogenesis के बारे में पढ़ेंगे, जो इसी के कंटिन्यूएशन में शुरू हो गया है, बट अपने आप में कहने के लिए एक ही पैराग्राफ है, बट ये अच्छा खासा एक टॉपिक है जिसमें आपको ओवम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके साथ साथ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भी समझना है। तो दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। आज जो हमने पढ़ा, जितने भी चार्ट्स बनाए हैं, एक तो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का चार्ट तुम बनाओगे, एक उसके हार्मोनल कंट्रोल का चार्ट बनाओगे और एक बार स्पर्म का स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करके देखोगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।